पार्टिसिपेट तो कर रहे थे ना, अपने अलावा दूसरे के हिसाब से। अपना भला तो वो बीच में से निकाल लेते थे। तो मैंने ये रियलाइज करा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है जब भी काम करता है, उसमें हमारे को ये देखना चाहिए व्हाट इज द हिडन पर्पस। जितना ज्यादा उस हिडन पर्पस से हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे, उतना हम अपने आसपास की दुनिया को चेंज कर सकते हैं। मैं आपकी हीलिंग कर रहा हूं, तो मैं आपकी हीलिंग कर रहा हूं तो मैं किस चीज को बेस बना के बात कर रहा हूं? माई सोल एंड योर सोल, हमारा कॉमन ओरिजिन है। तो मतलब कॉमन ओरिजिन में मैं मेरे भाई के लिए काम नहीं करूंगा तो और किसके लिए काम करूंगा? तो मेरे को हर जगह वो एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा ना। ये बेस है हीलिंग, मतलब हीलिंग एज ए प्रोसेस में एंट्री करने का और लाइफ में कुछ भी क्रिएट करने का। मतलब ये इच्छा क्रिया ज्ञान जो है, इट गिव्स यू दी, जैसे बहुत सारे लोगों का था, मतलब मेरे फादर के, जब स्कूल कॉलेज के टाइम पे था, उस टाइम पे एक ट्रेंड था कि हमारा बच्चा आईआईटी में जाए। तो वो आईआईटी में जाना उनकी विश होती थी और वो विश पूरी हो जाती थी। उसको बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता था और उस टाइम पर जिसको एडमिशन मिलता था, ज्यादातर लोग बाहर चले जाते थे यूएस वगैरह के तौर पे, तो उन्हें अकेला रहना पड़ता था। अब वो किससे शिकायत करें कि भाई हमने ये अकेला रहना हमारी डेस्टिनी है, बिकॉज हमने विश यही करा। अगर हम ये विश करते कि ये बच्चा जो है, हम इसके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक छत के साथ, एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो शायद ये सिचुएशन फर्क होती। हमने जब विश ही ये करा कि ये बच्चा केवल आईआईटी में जाए, तो वो एक इनकम्प्लीट विश हो गई। उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब कि इच्छा के एक एस्पेक्ट को ना देखकर उसके होलिस्टिक एस्पेक्ट की स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने इस प्रकार जब देखा तो मुझे समझ में आया कि इच्छा करने के 8 फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट पैरामीटर है गुरु। सेकंड पैरामीटर है शक्ति। थर्ड पैरामीटर है रमा। रमा। फोर्थ पैरामीटर है काम। फिफ्थ पैरामीटर है योग। सिक्स्थ पैरामीटर है तेज। सेवेंथ पैरामीटर है शांति। और एट्थ पैरामीटर है रक्षा। अगर ये 8 पैरामीटर्स कंप्लीट होंगे तो विश 100% पूरी होगी। अब मैं ये पैरामीटर समझाता हूं। कट्टी सर कहां पर है? जी, कट्टी सर कहीं चले गए थे क्या या यहीं पर है? नहीं, यहीं पर है सर। अच्छा, ये 8 पैरामीटर्स आपने नोट कर लिए? अनम्यूट कर लीजिए पहले। एक छूट गया है, गुरु, शक्ति, रमा, काम, योग, शांति, रक्षा। काम, एक, योग के बाद में तेज हाँ, और रक्षा। अगर कोई विश में ये 8 एलिमेंट्स पूरे होंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत फास्ट होगी पूरी होने की। अब आते हैं इसमें, आपका जो भी विश है वो बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए। तो गुरु बीज का मतलब होता है गंभीरता, उसके अंदर वजन होना चाहिए। इट कैन नॉट बी आउटराइटली रिजेक्टेड। मतलब जैने बोला, हे भगवान मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे, मैं सब भूखों को खाना खिलाऊंगा। तो भगवान कहेगा भाई मुझे फिर तेरे को 1 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत है, मैं सारे भूखों को खाने की व्यवस्था वैसी कर देता हूँ, तेरे को पैसा क्यों देने की जरूरत है? तो ये पहला पैरामीटर हो गया कि जो विश है
इच्छा जो है वो बहुत गंभीर होनी चाहिए, ठीक है, इट कैन नॉट बी आउटराइटली रिजेक्टेड। सेकेंड पॉइंट, उसमें शक्ति होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप किसी इच्छा को रख रहे हैं तो क्या उस इच्छा को वहन करने की क्षमता, मतलब शक्ति आपके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लक्ष्मी जी की पूजा तो हिंदुस्तान में होती है, बिल गेट्स कौन सा लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसके पास तो लक्ष्मी लक्ष्मी है। तो मैंने देखा, और मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे भाई तुम किसी को एक रोटी खिलाओगे तो 40 रोटी तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब जब वो 40 रोटी की बात आई तो मैंने कहा बिल गेट्स ने क्या कराया आज तक। तो मैंने देखा कि बिल गेट्स ने 900 करोड़ खाने के पैकेट बांटे थे आज से 7 या 8 साल पहले। अब 900 करोड़ खाने का पैकेट, मतलब अगर एक पैकेट उसने 100 रुपए का भी दिया तो 900 इंटू 100, 90,000 करोड़ रुपए के तो खाने के पैकेट बांटे उसने। अब उसका 40 गुना अगर उसको भगवान दे रहा है, अगर उसका 40 गुना मैं लगाऊं कि भगवान उसको उसका 40 गुना दे रहा है, तो मैथमेटिकली विल अटेन टू द नंबर जो कि उसके उस पे फोर्ब्स लिस्ट पे बिल गेट्स के जो भी डॉलर वैल्यू आती है वो लगभग उसके आसपास की ही नंबर होंगे, प्लस माइनस बाकी सारी चीजें। तो कहने का मकसद है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ दिखता है कि अगर मैं 90,000 करोड़ को मल्टीप्लाई बाई 40 करूं तो 90,000 का हो गया 9 चौक 36, 3,60,000, 36 लाख करोड़, 36 लाख करोड़ जो है वो नेट वैल्यू बैठ गई। तो आपको जो है स्ट्रक्चर्ड तरीके से वहां पर एक कैलकुलेटेड सिस्टम दिख जाएगा। नंबर कम या ज्यादा होगा एक्चुअल उसकी आज की वेल्थ के हिसाब से, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये 900 करोड़ खाने के पैकेट में अगर उसने चंदा लिया होगा तो जिसका लिया होगा वो शेयर उसको जाएगा। हर पॉइंट को आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, उसकी फाइनेंशियल नंबर आज के जो है वहां पर वो एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप आज जो कुछ भी गेन करते हैं, क्या उसकी शक्ति, आप उसकी वहन करने की शक्ति आपके अंदर है या नहीं है। लेट सपोज आपने बोला मेरा हार्वर्ड में एडमिशन हो जाए, वाई टू टॉक अबाउट डी यू, बट हार्वर्ड की फीस जो है वो 1 करोड़ रुपए है, तो क्या उसको वहन करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है। तो शक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। शक्ति क्षत्रिय वाले क्ष से लिखेंगे, ठीक है, एनर्जी लेवल उतना उसको एब्जॉर्ब करने का। तो गुरु, गुरु के बाद शक्ति, शक्ति के बाद आता है रमा। रमा कहते हैं बेसिकली थैंक्स गिविंग को। रमा मतलब जब आप हैप्पी मोड में होते हो, आप हैप्पी मोड में होते हो तो कैसे, आप किसी भी चीज को जब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए विश कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा ये भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो है अनाथ बना सकते थे लेकिन आपने मुझे पेरेंट्स दिए, ये मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे को किसी के भी घर में पैदा कर सकते थे बट आपने जो है मुझे शुक्लाओं के घर में पैदा करा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आया कि भाई आप मुझे शुक्ला में भी किसी गरीब से शुक्ला के घर में पैदा कर सकते थे बट आपने मुझे ऐसे घर में पैदा करा जहाँ इतना बड़ा घर और ये सारी बेसिक एबिलिटीज है। फिर आप ये बेसिक एमिनिटीज के साथ साथ किसी ऐसे घर में पैदा कर सकते थे जहां पर कि कोई बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कंसर्न नहीं है, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ऐसे पेरेंट दिए जो कि मेरे को इन चीजों पे सपोर्ट करा, मुझे अच्छा पढ़ने अच्छा सोचने की एबिलिटी दी। तो ऐसे करके आप अपने थैंक्स गिविंग स्टेटमेंट को बढ़ाते जा सकते हैं किसी भी लेवल तक। अपने पास में जितनी चीजें हैं और जो दूसरे के पास नहीं है उसकी आप पूरी लिस्ट बना सकते हैं। तो आप फाइनली कहोगे इतनी सारी चीजें दे दी, एक छोटी सी चीज और चाहिए थी कि ये बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो भगवान कहता है कि हाँ भाई ये आदमी जो है ये डिजर्व करता है, ही ऑलवेज एक्नॉलेजेस व्हाट आई हैव गिवन टू हिम, ही विल बी ऑलवेज रिस्पेक्टिंग दैट, जो भी मिला तो इसको देने में कोई हर्ज नहीं है। और वहीं आप बोलो कि हे भगवान तूने मुझे कैसा गुरु दे दिया, कैसा माता पिता दे दिए
क्या है, कुछ दिया है नहीं दिया है, ऐसे करके आप बोलोगे तो वो एकदम जो है आपको कुछ नहीं देगा। और हो सकता है आज जितनी मर्जी गालियां दो, लेकिन जो है आप बोलो कि भाई कोई चीज आपकी मर्जी के हिसाब से ना दे, तू कुछ देता ही नहीं है, तूने आज तक कुछ नहीं दिया, तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर वो विशेष का पूरे होने का पार्ट जो है वो बहुत वीक हो जाता है। तो whenever we are comparing ourselves with others, we should fundamentally look for factors which others don't have and we have. तो इसको हम रमा कहते हैं। रमा का मतलब हो गया शांत होके धन्यवाद देना। मेरे गुरु जी भी कभी कह रहे होंगे कि हर समय कंप्लेंट करता रहता है और ऊपर से दूसरों को उपदेश देता है। एनीवेज, फोर्थ पॉइंट आता है कामना की फॉर्मेशन। काम जो है मतलब कामना जो है उसकी फॉर्मेशन कैसी है, मतलब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करें। हाँ, इसको ऐसे कहूंगा मैं, कामना बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर मैंने हमेशा अपने टाइम पर सुनता था, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। जीवन में लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, कामना हमेशा बड़ी चीजों की करनी चाहिए, अगर आप उसे कामना के लेवल का मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि मेरे को इसका इस उसमें एलिजिबिलिटी उसमें हो जाए, वो तो एंट्रेंस तो क्वालिफाई होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कौन सा कॉलेज आपको चाहिए और क्यों चाहिए, आप बोलो कि भाई जेवियर, स्टीफंस, ऐसे करके जो भी टॉप कॉलेज है उसके तौर पर अगर आप लेकर चलते हो, तो वहां पर वो क्यों, तो क्यों जो है वो आपको इस तरह से रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने बोला कि मेरे बच्चे को ऐसे बच्चों की संगति मिले सो दैट कि वो आईएएस जैसे बड़े एग्जाम क्लियर कर सके अपने ग्रेजुएशन के उसमें। तो अच्छे और इंटेलेक्चुअल बच्चे जो हैं वो वैसे कोई जेनरिक नहीं है कि छोटे कॉलेज में नहीं होंगे, बट इसको अच्छी कंपनी मिले सो दैट शी शुड थिंक बिग। वो ब्रांड पे ना जाके उन अच्छे कॉलेजेस में जाए, और अच्छे कॉलेजेस में ज्यादातर वो बच्चे आते हैं जिनके खुद के अच्छे मार्क्स होते हैं। तो वैसे वो कनेक्ट जो है वो उसकी कंपनी उसको इमेजिन करना शुरू करे। तो कामना को थोड़ा सा इलेबोरेट रखना चाहिए कि व्हाई डू यू विश समथिंग, बट यू शुड ऑलवेज विश बिग। अब इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट, जो कि ये कहता है कि कामना जो है जब भी बड़ी कामना होगी वो अकेले पूरी नहीं होगी, इट इज गोइंग टू बी अ टीम एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि भाई अब ये लोग जो हैं मेरे हस्बैंड वगैरह द्वारका में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, नया ऑफिस या वो सब बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली उसको एक ही व्यक्ति तो नहीं मैनेज कर सकता ना, आपको टीम चाहिए। तो बड़ा अचीव करने के लिए टीम होती है, तो टीम का मतलब हो गया कोलैबोरेटिव स्किल्स। क्या मेरे अंदर कोलैबोरेटिव स्किल्स मौजूद हैं, यस और नो? मेरे बोलने के तरीके में मैं बहुत ज्यादा गाली दे के बात करता हूँ, तो ज्यादातर लोग मेरे साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। मैं बहुत अथॉरिटेटिव हूँ, हर एक पे रौब जमाता हूँ, तो मेरे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। ऐसे करके हर वो एलिमेंट अपने अंदर इम्बाइब करना जिससे कि मेरी कोलैबोरेटिव स्किल्स इंप्रूव हो। लोगों को मोटिवेट करना, उनको छोटी छोटी बात पे डिमोटिवेट नहीं करना, एक कोलैबोरेटिव स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क और टूल होता है। हर एक से हंस के मुस्कुराकर बात करना, कभी भी नेगेटिव कंपैरिजन नहीं करना, पॉजिटिव, ऐसे करके मतलब जितनी भी कोलैबोरेटिव स्किल्स है उनके लिए टर्म आ गया योग। ठीक है, योग के बाद अब क्या हुआ कि हमारा आइडिया भी बड़ा था, हमें कोलैबोरेशन भी बहुत अच्छा मिल गया, तो हमारी स्थिति हो गई एनर्जीफुल, तेज आ गया हमारे पास में, सरप्लस एनर्जी आ गई। अब ये सरप्लस एनर्जी मतलब पहले मैं अकेले काम कर रहा था, अब 10 जने मिलके काम कर रहे हैं,
जब 10 जने मिलके काम कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एनर्जी सरप्लस हो गया। पहले मेरे पास 100 रुपए आते थे, अब मेरे पास रोज के जो है या हर मिनट के 100 रुपए आ रहे हैं अब। तो इतना ज्यादा मेरे पास एनर्जी सरप्लस बढ़ता जा रहा है। जब मेरे पास एनर्जी सरप्लस बढ़ रहा है तो उसका नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या हो गया, इसके बाद क्या बोला है? शांति। शांति। तो मुझे शांत रहना आना चाहिए। मैं अगर अंदर से शांत हूं तो मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने फोकस्ड अप्रोच के तौर पर रहूंगा। तो मेरा 7th एलिमेंट जो है वो अंदर से शांत होने का है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंस था, कंस को अगर आप इसी पैटर्न पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो इस लेवल पर आकर शांत नहीं हुआ, उसने लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। रावण इस लेवल पे जब उसके पास एनर्जी सरप्लस आ गया तो वो शांत नहीं रह पाया, उसने किसी की घरवाली उठा, किसी को मार, किसी को काट, ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी। तो वो शांत नहीं था। एंड फाइनली जब व्यक्ति शांत नहीं होता तो वो दूसरों की रक्षा करने के बजाय उनका भक्षण करता है। तो लास्ट तक उसको रक्षा करनी है। जब उसको लास्ट तक रक्षा करनी है तो वो अपने आप में कंप्लीट होता है। और उसके बाद एक 9th स्टेप होता है विच इज प्रोपोगेशन ऑफ दीज 8 इनटू एवरीबॉडी। मतलब व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ ऑर्गेनाइजेशन, कि आज जो है रितु जी ने बोला कि भाई ये जो मेरा रियल एस्टेट का वेंचर जो है इसको मुझे 2 जीरो या 3 जीरो और बढ़ाने हैं। आज ये 100 करोड़ का है, मुझे इसको जो है टेकअप करना है 1 लाख करोड़ के लिए। तो आपको ये 9 पैरामीटर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय के अंदर डेवलप करने हैं, या जितनी भी कोर मैनेजमेंट टीम है उसके हर बंदे के अंदर ये एलिमेंट होना चाहिए। तो वो ग्रोथ जो है रुकेगी नहीं। तो एक विश के पूरे होने की जर्नी में ये 9 पड़ाव है। जहां तक भी जो व्यक्ति जाता है, मतलब पहले स्टेप से ये पूरी होनी शुरू हो जाती है। अगर विश गंभीर है तो पूरी हो जाएगी, पहला स्टेप। अगर विश गंभीर है और उसका वहन करने की शक्ति है उसके अंदर है तो भी पूरी होगी। पूरी होने मतलब जितनी भी विशेष पूरी होती हैं उनमें ये 9 पैरामीटर एसेंशियल है। बड़ी विश जो होंगी उनमें 9 के 9 पैरामीटर हो। मैं आज तक का अपना रिकॉर्ड बता रहा हूँ। आज मुझे 11 साल हो गए, मुझे नहीं पता कौन से जुगाड़ से मेरे को पैसे मिलते थे। हीलिंग तो मैं अब करना शुरू हुआ हूँ और मैं प्योरली एजुकेशन पे काम कर रहा था। और मैंने इनिशियली कहा कि मुझे बच्चों के लिए वो एजुकेशन चाहिए जो उनको एक ऐसी कैटेगरी में ले जाए सो दैट दे फील सुपर्ब। और वहां पर मैंने अपना विजन क्या डाला था कि जैसे दुनिया के सारे बच्चे, जैसे नंदनी अनिरुद्ध है मेरे लिए, ऐसे दुनिया के सारे बच्चे हैं। तो मतलब कि अगर भगवान ने किसी बच्चे को पैदा कर दिया, चाहे वो मुसलमान का हो या किसी का हो, दैट डजंट मैटर टू मी, बट उसकी एजुकेशन जो है मैं बहुत रिलीजियस एजुकेशन रखूंगा। मतलब उसके अंदर एक एक चीज सोच समझ कर कि व्हाई दैट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी देयर इन दैट पर्सन। तो यहाँ से सारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। और मैं आज तक देखता हूँ, आज मुझे तकरीबन तकरीबन 11 साल हो गए इस काम को करते हुए, और मेरे फाइनेंशियल सोर्सेज कितनी बार ब्रेक हुए और मुझे खुद भी नहीं याद। बट सिवाय इस काम के मेरे, मतलब मैं अगर मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग बीच में शुरू करा, मैंने XYZ कुछ भी करता रहा, वो मेरे कभी कोई काम नहीं बने। टू एन एक्सटेंट कि मैंने एक डिवाइस डिजाइन करी, वो डिवाइस पसंद आ गई और हमें एक 225 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने वाला था 3 साल के अंदर ही मेरे रिसर्च पूरे होने के। और उसमें कोई ना कोई अड़ंगा आ गया, पार्टनर्स में झगड़ा हो गया, जो भी कुछ हो गया, वो पार्ट नहीं हुआ। लेकिन ये मेरा जो भी मैं रिसर्च वर्क कर रहा था ये किसी सिचुएशन में बंद नहीं हुआ। तो आई रियलाइज कि इसका मतलब कि मैं जिस पाथ पे चल रहा हूँ वो धीरे धीरे करके अटेन हो रहा है। एंड इट इज वेरी वेरी सिस्टमैटिकली हैपनिंग। मतलब कहीं कोई चीज में ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे को जरा सा भी कोई दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो। मतलब अभी हमारे ग्रुप में जैसे श्वेता जी सबसे एक्टिव थी, सडनली श्वेता जी एकदम से बैठ गई।
श्वेता जी के साथ जो है वो अपना क्या नाम है, बाला मैम, मंजू मैम, ऐसे करके सारे जने बिल्कुल बैठ गए, कोई नहीं काम कर रहा था। तो एकदम से रितु जी आ गई, वो उन्होंने अपना गेयर बदल लिया, फटाफट 25-30 डाल दिए, रोज के रोज कुछ पार्ट आ गया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कहने का, मेरा मतलब ये है कि मेरा काम नहीं रुक रहा, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो किसी और के हिसाब से हो रहा है, काम नहीं रुक रहा। इसलिए जो भी व्यक्ति एक अच्छी पॉजिटिव सी विश रखता है, उसका काम कभी नहीं रुकता। ये बात अलग है कि आप बोलो कि नहीं मेरे पास जो है सरप्लस हो। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या कहता है, बोला मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे पास एक बढ़िया गोदरेज की सेफ हो और उसमें जो है मैं नोटों की गड्डियां रखता जाऊं एक एक करके। मतलब उसका खर्च करने का ही मन नहीं है, वो सिर्फ गड्डियां देखना चाहता है कि हाँ भाई इतनी सारी गड्डियां लाइन से भरी हुई है। तो मैंने खैर कभी ऐसा विश नहीं करा, वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ। बट कहने का एस्पेक्ट ये है कि विश के पैरामीटर्स अगर मैं देखूंगा तो मुझे बहुत खूबसूरत सा सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि हम सबको अपने आसपास अपना सिस्टम बनाना है। तो इन पैरामीटर्स को इम्बाइब करके हम बहुत मीनिंगफुल चीजें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? इच्छा क्रिया ज्ञान का मतलब क्या है? बहुत अच्छी क्लास रही आज, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू जी। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये 9 पैरामीटर्स को हम अपने साथ में जब जोड़ते हैं तो हमारा काम होने शुरू हो जाते हैं, हमारे को कहीं ब्लॉकेजेस नहीं मिलते। जब जब ब्लॉकेजेस मिलते हैं, एंड ऑफ द डे एवरी ब्लॉकेज हैपेंस ओनली फॉर गुड। मतलब मैंने जब बैठ के देखा एक दफे, तो मेरे काम नहीं बन रहे थे, गुस्सा बहुत आ रहा था, फाइनेंशियल सोर्सेज ब्लॉक हो रहे थे। एक दिन पता नहीं मुझे क्या दिमाग में आया कि मैंने कहा तू शांति से घर में बंद हो जा, ना किसी रिश्तेदार की तरफ देख, ना दोस्त। मतलब मेरे सबसे झगड़े, सारा कुछ हो रहा था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद करा, किताबें उठाई। मतलब वो बीच में तो पीरियड एक ऐसा हो गया था कि आरती से भी बात नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं, चलो खैर छोड़ो, मैं किताबों में बैठ गया। मैंने कहा किताबें पलट के थप्पड़ नहीं मारती हैं, कोई भी व्यक्ति किसी से झगड़ेगा, किताब कभी नहीं झगड़ेगी, वो आपको हमेशा गुडनेस देगी। और मैं पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया टू एन एक्सटेंट। मुझे एक दफे याद है, मैं ऑलमोस्ट 1 महीने तक अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकला था। और कोविड का बिल्कुल इनिशियल पीरियड था, उस टाइम के हिसाब से बात थी। तो मतलब क्लास ली, खाना खाया, किताब पढ़ी, क्लास ली, खाना खाया, किताब पढ़ी, मतलब कहीं नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीजें हमेशा पॉजिटिव इंटेंट से ही होती है, मतलब वो डिवाइन पर विश्वास रखना पड़ता है। बट अगर वो विश्वास रखा तो वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में चीजें होती है, वेरी वेरी मीनिंगफुल। कटी सर, मैं मेरी बात समझा पाया? जी सर। पॉइंट वैलिड है? यस। ठीक है। हरीश जी तो कन्विंस्ड है, वो बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा है। अच्छा आचार्य जी, एक बात बताइए, हम जी। हर किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू एंड फॉल्स में वो कर सकते हैं? कोई भी स्टेटमेंट? कोई भी स्टेटमेंट। अच्छा, कोई भी स्टेटमेंट। सर आपने 8 लिखवा है और आपने 9 पॉसिबिलिटीज के बारे में बता रहे थे, तो 9th वाला क्या था? 9th है इसको सब में फैलाना। मतलब ये बेसिकली प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हमारी बॉडी के 100 ट्रिलियन सेल एक साथ इकट्ठे हैं। ये हमारी बॉडी के बेसिस में है प्रिंसिपल। मतलब हमारी जो भी क्रिएशन है, मतलब आप मानिए कि किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, कैंसर होने का मतलब क्या है कि उसके कुछ सेल ऐसे हो गए हैं जो पूरी बॉडी के फंक्शनिंग से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए देखिए, आप हमेशा देखेंगे कैंसर का ट्यूमर या मस्सा बड़ा छोटा सा होता है, बट उसका इम्पैक्ट में पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। यानी मतलब पूरी बॉडी उसको काउंटर कर सकती है, बट वो काउंटर नहीं कर पाती, बिकॉज वो चीज थ्रू दी सिस्टम ऑफ प्रोपोगेशन वो ऑब्स्ट्रक्ट होती जा रही है, और एक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देती है। हर एक बीमारी जो है उसको अगर आप लार्जर लेवल पर देखेंगे तो वो एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है। मतलब डायबिटीज जो है इज ए बिहेवियरल एस्पेक्ट, कैंसर जो है इज अ बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी।
मैं उस दिन कह रहा था ना कि मैंने कहा सिस्टम आदमखोर हो गया, वो खा रहा है लेकिन प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहा। तो लार्जर लेवल पे ये चीजें ऐसी है, मतलब इसको ठीक करने के और ये चीजें ठीक करने के लिए ही हमारे यहाँ पुराने टाइम पे यज्ञ और हवन होते थे, बिकॉज वो उतने एरिया की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते थे, which was the basis of everything। ठीक है जी, तो वापस अपनी पीपीटी पे आते हैं। कट्टी सर कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक जो है ऋतु मैम, आप ये देख लीजिएगा, ये शीट्स किसी ने मुझे भेजी थी, तो इसमें उसने काफी सारे क्वेश्चन भेजे थे। हाँ मैंने पढ़े ये सारे क्वेश्चंस ना जो आपने भेजे। हाँ, तो जैसे एम्प्लॉइज आर नॉट लॉयल एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स एम्प्लॉयर एंड कंपनी डिस्पाइट ऑफ पेइंग गुड सैलरी। तो मतलब ये एक हाँ प्रैक्टिकल उसने चैलेंज लिखा था। हाँ उसने कहा, हाँ मैं बोले आप डिजीजेस पे तो काम कर रहे हो, थोड़ा सा इन एस्पेक्ट पे भी देखना। तो मैंने को लगा कि ये पॉइंट उसने लॉजिकल है, तो जो इलॉजिकल है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जो भी लॉजिकल है फिर अगर उसका नहीं होगा तो हम उसको फिर डिफाइन करेंगे। मतलब मान लीजिए इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालना है वो हम उसको डिफाइन कर लेंगे। जैसे अच्छा फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज आर नॉट लॉयल एंड डेडिकेटेड, ठीक है, हम्म टुवर्ड्स एम्प्लॉयर। तो मैं इसको जब भी देखता हूँ, इसमें पहली बात तो एम्प्लॉयर का बिहेवियर पैटर्न बहुत मैटर करता है। वो लॉयल क्यों नहीं है, मतलब अगर एम्प्लॉयर जो है बहुत ज्यादा गाली देने वाला और तू तड़ाक करके बात करने का होता है, तो उसका स्टाफ कभी भी बहुत रिस्पेक्टिव नहीं होता। और वो छोटी छोटी चीजों में अगर अपने स्टाफ की मदद कर रहा है तो उसके तौर पे। लेकिन मैंने ये देखा कि जैसे कोई ऑफिस है और उसमें जैसे म्यूजिक चलता है हल्का, और वो म्यूजिक में जैसे श्रीम इस तरीके से कोई भी एक बीज मंत्र का चैंटिंग चल रहा है, या फिर जैसे वो मैंने एक वो देखा था, लक्ष्मी कृष्णा 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 लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी लक्ष्मी, ये मंत्र जो है ये जब चलता है तो उससे वहां की रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके उसकी मेडिसिन देख लेंगे। ये क्वेश्चन लेकिन आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ठीक है। बट ये प्रैक्टिकली अच्छे क्वेश्चन लगे थे मुझे तो। हाँ नहीं मैंने पढ़े ये सारे क्वेश्चंस ना, पूरे पढ़ लिए थे। बल्कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपने जो भी बताया ना, इसको जी तो मैंने रिलेट किया मेरे बेटे से, बिकॉज मेरा बेटा जिस कंपनी में काम कर रहा है उसका बॉस जो है ना वो बहुत ही खड़ूस है। उसकी वजह से क्या है कि सबका एनवायरनमेंट बहुत खराब हुआ है। ऑल्दो ही इज पेइंग वेल सब कुछ, बट सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो दे आर नॉट हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। हमेशा ऐसी रहता है। मैं जब एंड एयरटेल एंड में ये जॉब है। करता था, मैं जब एयरटेल में जॉब करता था वहां पे एक स्पेशल सेइंग थी, एचआर को भी पता था। वो वहां पे क्या कहते थे, पीपल डोंट लीव एयरटेल, दे लीव देयर बॉसेस। हाँ इसलिए वहां का जो अप्रेजल सिस्टम था दैट वाज 360 डिग्री। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा एक जीएम था, मेरा उससे जो है झगड़ा हो गया, तो उसने मेरा अप्रेजल खराब कर दिया, जबकि मैं थ्रू आउट द पीरियड आई वाज अ एब्सोल्यूट परफॉर्मर। तो उसने मेरा अप्रेजल खराब कर दिया। मैंने एचआर को कहा, बोले अब क्या कर सकते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसी को फोन लगाया और उसको खूब गालियां सुनाई। मैं कहा तू यहाँ मेरठ आएगा तुझे देख लूंगा, तू कौन इतना बड़ा वो है, ऐसे करके। अब बात बात होती रही, वो भी मेरठ का ही था, और इनफैक्ट हमारी इतनी पुरानी रिलेशनशिप थी कि मेरा वो एमबीए में मेरा एक बैच सीनियर था, तो उसने मेरी तब रैगिंग करी थी। तो खैर मेरी उसकी नहीं पटी थी, तो रैगिंग वाले डे वन से ही नहीं पकी थी। अब इत्तेफाक से जहां मैं उसको गलिया रहा था तसल्ली से, बराबर में कहीं से मेरा सीईओ निकल गया। तो सीईओ मेरा फैन था एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो सीईओ ने मुझे बुलाया और मुझसे कहता है आप तो बहुत वीर है, किसी को भी कहीं से उठवा लेते हैं, आपकी तो बात ही कुछ अलग है, और मेरठ तो वीरों की भूमि है। मैंने कहा नहीं सर, वो मेरा करियर खत्म हो गया। तो उसने एचआर को बुलवाया, पूछा भाई ये साहब कह रहे हैं इनका करियर खत्म हो गया, पर हमारे यहाँ एयरटेल जो है वो किसी के घर की कंपनी तो है नहीं, तो आप बताइए कि जब उसने अप्रेजल लिखा था, क्या उसने इनके साथ बैठकर अप्रेजल लिखा था
इनको पॉइंट्स बताए गए थे कि इनके लिए ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, या फिर बिना इनके सिग्नेचर के हो गया? तो बोले वो गौरव ने, मतलब एचआर बोले कि उसने, गौरव ने लिख दिया, तो अब हम उसको मना कैसे कर सकते हैं? बोले गौरव की कोई घर की कंपनी है और आपने ये वाला काम करा है, तो मैं आपकी रिपोर्ट एचआर, जो एयरटेल का जो कॉर्पोरेट एचआर है, उसमें करूंगा। तो मतलब वो सडनली ऐसा हो गया कि उसने ऑल इंडिया मार्केटिंग हेड को फोन करा, बिकॉज वो कॉर्पोरेट मोबिलिटी टीम से आया था। वो, यार तू ये अपने बंदे को संभाल ले, नहीं मैं इसकी नौकरी खा जाऊंगा। वो मेरे जीएम के लिए हो रहा, मैं को भगवान कौन सी ज्योतिष कब काम आ गई, क्या हिसाब किताब हुआ। तो वो सारा कुछ जो है वो, और मेरा अप्रेजल चेंज हो गया। उसके बाद उसने बोला तू यार यहाँ पर रुक मत, अब मैं तुझे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि मैं चला जाऊंगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उसने मुझे ट्रांसफर कर दिया। सो देन आई बिकेम हेड फॉर यूपी फॉर एयरटेल D2H, जो एयरटेल डिजिटल आता है उसका मैंने पूरा यूपी का डिस्ट्रीब्यूशन हेड करा था। तो कहने का मकसद ये है कि कब कौन किस स्थिति में रक्षक बनता है ये आपको नहीं पता होता, बट ये चीजें काम बहुत मिराक्युलसली करती है। और एयरटेल के टाइम पे तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि हर साल सैलरी डबल होती थी। मतलब मैंने 6 पे ज्वाइन करा, 3 साल में मेरे पास 12.5 का पैकेज क्रॉस हो चुका था, और मेरा 3rd ईयर रनिंग चल रहा था। एंड आई रियलाइज कि यार ये हो क्या रहा है, इतनी जल्दी कैसे सैलरी डबल होती है। मतलब लोगों के 4%, 5%, 6% ऐसे इंक्रीमेंट होते थे, मेरी सैलरी डबल होती। तो ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत डीप रूटेड है। बॉसेस, मतलब एयरटेल के टाइम, एंड ये मैं कोट कब की कर रहा हूँ, 2005-2008 की बात मैं आपको कोट कर रहा हूँ। एंड आई वॉज वन पर्सन हु हैड नेवर गुड रिलेशन विद माई बॉसेस, नेवर। मुझे वो चाटुकारिता आती नहीं थी, काम में पूरा कर देता था। तो बॉस मैनेजमेंट मेरा वीक एरिया था। आई डोंट नो हाउ आई एम मैनेजिंग माय बॉस टुडे, मतलब भगवान जी के साथ बॉस मैनेजमेंट में। और हमेशा एक चीज और होती थी खास, मेरा बॉस मैनेजमेंट वीकेस्ट होता था, और जो बॉस का बॉस होता था उससे मेरे टर्म्स हमेशा बहुत अच्छे रहते थे। तो वो बड़ा अजीब सा सिस्टम है। खैर एनीवेज, चलता रहता है। तो इसलिए ये जो ध्यान रखने का पार्ट है। और दूसरी चीज क्या है कि जब किसी आदमी का अपने बॉस से पंगा होता है ना, उसका सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। ये मैंने देखा कि फाइटर वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो आम आदमी में होता ही नहीं है। एक मेरा दोस्त था, जब मैं रिलायंस में था, वो मुझे कहता था, गौरव आई कैन प्रेडिक्ट यू विल ऑलवेज बी अ विनर। मैंने, क्यों, मैंने ऐसा क्या काम करा? बोलो, कहता तू फाइट करता है ना, हम तो फाइट ही नहीं करते। देन आई रियलाइज कि ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि विच वी मस्ट एक्नॉलेज इन आवर प्रोसेस, कि हमारे को फाइट करने से भी डर लगता है। तो काम करने में, मतलब उसको अगर उसके बॉस से नहीं पट रही है, इसका मतलब कि उसका सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। ही शुड स्टे फोकस्ड ऑन दैट एस्पेक्ट इटसेल्फ, कि उसका सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है। इन केस नहीं हो रहा, बिकॉज वो ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेगा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, उसको उन्हीं क्वालिटीज के लिए बेटर रेट करा जाएगा। बट उसको ये पता होना चाहिए कि हाउ ही शुड मैनेज द बॉस। बिकॉज मैं मेरे टाइम पे अपना चैलेंज भी बताता हूँ। मेरा क्या था कि, मतलब मेरे नाना जी मुझे कहते थे, 2 चीजों के लिए व्यक्ति को हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। आपका बॉस आपसे बेवकूफ हो, और आपका जो रिपोर्टी है, मतलब आपका जूनियर जो है, वो आपसे इंटेलिजेंट हो। आप उन दोनों सिचुएशन में कैसे मैनेज करते हैं, यू मस्ट लर्न दिस। तो दैट इज समथिंग विच एक्टेड एज अ बाइबल टू मी, मतलब मेरे को कभी दिक्कत नहीं होती थी। तो ये एस्पेक्ट जो है, अगर डेवलप को कर लेगा, देन स्काई इज द लिमिट। बिकॉज कॉम्पिटेंसी के साथ साथ बॉस मैनेजमेंट जो है, वो उसकी फास्ट पेस ग्रोथ को काम करेगा। और होता क्या है ना, हर समय कॉम्पिटेंसी काम भी नहीं करती है, कभी कभी सिर्फ बॉस मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से काम कर जाता है। तो अगर हमें जॉब करनी है, और ये पक्का है कि हमें जॉब ही करनी है, अगर हमें मालिक बनना है फिर कोई दिक्कत नहीं है। मालिक बनने में आपको अपने नीचे की टीम को इम्प्रूव करना होता है। बॉस बनना है और जॉब में ही रहना है, तो अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, विच आई फील। हाँ, पर इसका बॉस तो ऐसा है कि जिसकी वजह से ये जॉब छोड़ने के चक्कर में और हमारे 15-20 लाख रुपए लगाने के चक्कर में कह रहा भाग जाऊंगा।
अच्छा बॉस मिल जाता तो हमारे पैसे बच जाते। नहीं, उसको सेल्फ डेवलपमेंट मतलब ही बेसिकली नीड्स काउंसलिंग, फंडामेंटली ही नीड्स काउंसलिंग, मतलब उसके साथ में बैठ के बहुत डिटेल में बात करनी चाहिए। आरती करती है ये वाली चीजें बहुत अच्छी, वो मेरे को भी नहीं आती है। आरती इज मास्टर काउंसलर। हाँ मैंने बोला था अपने बेटे को, मैंने कहा एक बार आरती जी आ जाती हैं तो काउंसलिंग सेशंस ले लूंगी मैं इसके लिए ना उनसे। वो मतलब वो शी इज अ मास्टर काउंसलर। वो उसको एक हाँ एक बार मतलब ऐसा हुआ कि जब जिन दिनों हम फिंगरप्रिंट एनालिसिस पे काम करते थे, उस टाइम पर क्या हुआ कि मेरा एक वीडियोकॉन का बॉस था, उसने बोला आरती तू मेरी काउंसलिंग कर जरा। तो आरती ने उसकी फिंगरप्रिंट एनालिसिस उठाया और उसको एक एक करके उससे सारे एस्पेक्ट्स पे वो दिया। एंड ही वाज अ विजार्ड, मतलब वो इंडस्ट्री में सबसे रिस्पेक्टेड बंदा था, ऑलमोस्ट 25 एक साल का एक्सपीरियंस था। तो मैंने वीडियोकॉन ज्वाइन करा और उसने छोड़ दिया था उस टाइम पर। जैसे ये हुआ उसने बोला कि दिस अभी तक का ये मेरा बेस्ट काउंसलिंग सेशन है। मुझे नहीं पता था मेरे अंदर क्या क्या चीजों के पार्ट है, लेकिन एक एक पार्ट पे मुझे अब ये पता चल रहा है कि कब कब मैंने कहाँ गलती करी। तो वो जो आस्पेक्ट था वो बहुत अच्छी तरह से, और 1.5 पौने 2 घंटे की एक कॉल चली थी वो वाली। तो इसलिए जो है वो दैट्स अ वेरी मिराकुलस आस्पेक्ट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है ठीक ठाक? जी हाँ। ये कटी सर, ये जो मैंने शेयर करा था ये दुर्गा माँ के 32 नाम है, और इसमें मैंने गरदूम बीज लगाया था। आमतौर पे दुर्गा माँ का जो बीज मंत्र लगाते हैं वो दू लगाते हैं, दा पे छोटे ऊ की मात्रा, अंक की मात्रा। मैंने ये लगाया और इससे किसी भी व्यक्ति का जो फियर है उसकी हीलिंग करता हूं तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप इससे फियर में हीलिंग करके देखिए या इसकी एनर्जी को स्कैन करके देखिए, तो आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। सिंपली इसकी एनर्जी उठाइए और अपने में डालकर देखिए, और कोई फियर वाला पॉइंट, जिस चीज से आपको बहुत डर लगता हो, उस पॉइंट को इमेजिन करके देखिए और ये एनर्जी अपने ऊपर डालिए। हरीश जी, आप भी ये एक्सरसाइज करके देखिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। मेरा नेट कनेक्ट नहीं हुआ था तो मैं दूसरा नेट यूज किया है, अभी तो स्विच हो गया था। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ बताएंगे। कि हाँ। ये हमारी स्क्रीन पे एक दुर्गा माँ के 32 नाम वाला डिटेल मैंने शेयर करा है। देखा आपने व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पे तो आया नहीं है सर अभी मेरे। नहीं नहीं, मैंने कल शेयर करा था, देखिए ना।
मैंने कल शेयर करा है, दुर्गा माँ के 32 नाम है। कोई भी एक ऐसा इवेंट अपने सामने लेकर चलिए जिसमें कि आपको बहुत फियर फील हुआ हो। मान लो कोई आपका डिसरिस्पेक्ट करता है, या कोई चीज रिलेशनशिप में कोई इशू है, या फिर कहीं कोई फाइनेंशियल चैलेंज है, किसी भी एस्पेक्ट को ध्यान करके जब आपको डर लग रहा हो, उसमें ये एनर्जी अपने ऊपर डालकर देखिए कि आपको उस डर से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। आपको मिल गया हरीश जी? जी सर मिल गया। हाँ, इसको जरा डाल के अपने ऊपर देखिए, फिर फीडबैक दीजिए। जी कट्टी सर, क्या ऑब्जर्वेशन? अच्छा, एनर्जी बढ़ रही है। मतलब इसको फियर की डोमेन पे लेकर चलिए कि कभी भी आपको फियर लगता है, ये उसमें काम करते हैं, इसके रिजल्ट्स बेस्ट वहां पर आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पार्किंसंस की प्रॉब्लम होती है, उसके हाथ कांपते हैं। पार्किंसन जो है वो किसी भी बीमारी में इट स्टार्ट्स फ्रॉम फियर, और उसमें फियर भी गिल्ट के लेवल का होता है। तो उस व्यक्ति के हाथ कांपते रहते हैं, उसको हमेशा ये डर लगता है कि अगर मेरा ये वाला झूठ पकड़ा गया तो क्या होगा। तो पार्किंसन पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट थे। ठीक है जी। जी ऋतु मैम, क्या आपका क्या ऑब्जर्वेशन? मुझे तो आचार्य जी ऐसा कुछ नहीं लगा, कुछ हुआ भी नहीं ऐसा कुछ आप कुछ एनर्जी एक्चुअली फील कर पाए? फियर। हाँ हाँ, वो तो है उसमें, बट मुझे ऐसा कुछ कुछ और उसमें नहीं हुआ। एनर्जी तो है इसमें, नो डाउट। कोई भी इमोशन को एड्रेस करके देखिए जो इमोशन आपको फियर देता हो। मुझे छिपकली के अलावा और कोई चीज फियर नहीं देती है, बताओ मैं क्या करूं। छिपकली तो खुद ही लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा जाता है। मुझे सिर्फ उनसे फियर होता है, मुझे उनको देख के डर जिस लगता है, किसी बाकी के मुझे घर और। में हाँ जिस जी, किसी के घर में 2 पूंछ वाली छिपकली आ जाती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ये कहते हैं कि ये फिनोमिनल फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए होता है। हाँ, अरे मेरे ऊपर एक बार छिपकली कूद गई थी, मेरे कंधे के ऊपर, ओह गॉड। छिपकली कूद जाती है तो बस नहा लेना चाहिए, और तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। नहीं, वो तो बट मुझे छिपकली से मतलब छिपकली जनरली गिरना छिपकली किसी से। भी सिचुएशन में खराब ही माना गया है। अगर आपके हम्म। ऊपर छिपकली गिरती है तो वो हम्म। खराब होता है। कुछ ना कोई एक बैड इवेंट उसके बाद में हो जाता है। हम्म। मेरे को बट तो वो छिपकली से बहुत डर लगता है। तो वो उसके वो जब अलावा मुझे और किसी से नहीं लगता। वैसे आप छिपकली को इमेजिन करके देखिए, वो ये तो सारी चीजें फ्यूचर टाइम के लिए होती हैं वैसे तो। छिपकली नहीं इमेजिन करती। हाँ, तो डर जो होता है ना, बेसिकली एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बिकॉज अंधेरे में भी जो है आप सांप को हाथ में पकड़ के घूम सकते हो, बट वो फियर जो है दैट कैन बी वेरी फैटल एट टाइम्स। तो इसलिए जो है, और जब मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनको कोविड के बाद जो है फियर बिकेम अ मेजर इशू विद देम। जैसे मेरे एक हमने किसी की हीलिंग करी थी, उनको बहुत सीवियर कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी, और जब उनका कोविड ठीक हो गया और वापस वो अपने जॉब पर गए, उनका ऑफिस 6th फ्लोर पे था। तो वो इत्तेफाक से जो है फोन पे बात कर रहे थे, और बात करते करते वो बिल्डिंग के कॉर्नर पे आ गए, मतलब जहाँ पूरी ग्लास वॉल थी, तो वो किनारे पे आ गए, और इत्तेफाक से उनकी नजर नीचे की तरफ गई। उनको एकदम से फियर स्ट्राइक अटैक पड़ा, पैनिक अटैक हुआ, और वो एकदम गिर पड़े। बिल्कुल वैसे कि उनको बोले कि उस टाइम से उनको पता चला कि उनको हाइट से फोबिया हो गया है। तो ये वाला जो
वो है जो ये दुर्गा माँ के 32 नाम वाला है, जिसमें बीज मंत्र लगे हुए हैं। ये किसी भी तरीके के फोबियाज में बहुत मिराकुलसली काम करता है। ये इसका स्ट्रेंथ है। अच्छा, एक मैंने ये वाला पार्ट शेयर करा था, ये स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी। तो नॉर्मली ये वाला जो फोटो जो है, जिसपे मैं कहता था कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से आ गई, क्या इसका एक्सप्लेनेशन मैंने शेयर करा था। इसमें मैंने ये बोला था कि ये इमेज में बेसिकली वो नेवल चक्रा को हाईलाइट कर रहे हैं कि ब्रह्मा वहां पर है, स्वादिष्ठान में शिव, और पूरा शरीर जो है वो विष्णु जी है। सो व्हेन इवन श्री विष्णु इज स्लीपिंग, तो हु इज मैनेजिंग द एंटायर यूनिवर्स? वो रोल प्ले था लक्ष्मी जी का। तो यहाँ पर जो डिपिक्शन है, वो डिपिक्शन इस तरह से है कि जब विष्णु भगवान भी सो रहे हैं, तो उनकी दासी जो है वो लक्ष्मी जी नहीं है। विष्णु भगवान सो रहे हैं, वो कह रहे अच्छा आप आराम से सो जाओ, तो किसके ऊपर वो पूरी यूनिवर्स को छोड़ के आराम से सो गए? वो लक्ष्मी जी का डिस्क्रिप्शन है। तो किसी ने वो पार्ट को अच्छी तरह डिपिक्ट नहीं कर पाया, तो उसने नाभि को डिपिक्ट करने के बजाय उसे अम्बिलिकल कॉर्ड बना दिया। ये इसमें एम्बिगिटी थी। तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा मेडिटेशन करके देखते हैं, जिसमें कि हम अपने स्वादिष्ठान में शिव को इमेजिन करेंगे, अपनी नाभि में ब्रह्मा को इमेजिन करेंगे, और अपने पूरे शरीर में विष्णु जी को इमेजिन करेंगे। और शरीर के अंदर जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो रहा है, मतलब सेल टिश्यू से जुड़ रहा है, टिश्यू ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, इस तरह से मतलब एक एक पार्टिकल लेवल पर जो भी एनर्जी है उस प्रोसेस को कैरी करने की, उसको लक्ष्मी जी मानेंगे। और एक छोटा सा ध्यान लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे को कैसा फील हो रहा है। हरीश जी, आप रेडी हैं? जी सर। चलिए, तो मैं मेडिटेशन शुरू कराता हूँ। सबको म्यूट कर रहा हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, और अपने दोनों कानों के बीच में अपनी सोल सीट को महसूस करेंगे। सबसे पहले अपने स्वादिष्ठान चक्र में शिव जी का ध्यान करेंगे। अपनी नाभि में ब्रह्मा जी का ख्याल करेंगे। और अपने संपूर्ण शरीर में विष्णु जी को इमेजिन करेंगे। और इस शरीर के प्रत्येक कार्य को जितनी भी ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा उनको लक्ष्मी जी से प्राप्त हो रही है, ऐसा इमेजिन करिए। स्वादिष्ठान चक्र में
जो शक्ति स्वरूप है, जो बीज रूपी वीर्य शिव को शक्ति प्राप्त हो रही है, वहां पार्वती जी का ध्यान करें। और नाभि में जहां प्राणों की उत्पत्ति हो रही है, वो प्राणों की उत्पत्ति से जो ब्रह्म चेतना जागृत हो रही है, उस चेतना शक्ति को सरस्वती जी के जैसा इमेजिन करें। इस प्रकार अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, इनको ध्यान करेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से जब रेडी हो तो फीडबैक दे सकते हैं। हाँ जी आचार्य जी। जी बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। एक तो हीट पूरी बॉडी में, एंड एक आई कुड फील वाइब्रेशन इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ माय बॉडी। एक्सीलेंट, अमेजिंग, परफेक्ट। जी कटी सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। क्योंकि गोल्डन कलर दिख रहा था और बॉडी बहुत वाइब्रेट हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि शेषनाग अपने ऊपर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हरीश जी। सर पूरे टाइम पिंकिश गोल्डन एनर्जी का एहसास हुआ और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। और पहले वाला जो आपने जो बीज मंत्र बताए थे, वो जो कल शेयर किए थे, वो जब किया था तो हार्ट एकदम से एक्सपांड हो गया था। मतलब जो फियर फैक्टर वाला थोड़ा सा एक ऐसे अपन हड्डियां मोड़ते हैं तो आवाज आता है ना, कट करके, काइंड ऑफ वैसा वाला कट करके आवाज आया और वो एक बैरिकेड्स टूटने वाला फील हुआ। और अभी वाला जो आपने मेडिटेशन करवाया उससे उस फीलिंग्स को काफी दूर तक रख दिया था और काफी पिंकिश गोल्डन एनर्जी वाला जो ऑरा है वो फील हो रहा था। मतलब मुझे देवी माँ का कोई स्वरूप नहीं दिखाई दिया, पर इतनी ब्राइट लाइट और पिंकिश गोल्डन एनर्जी थी जो शायद से एक मूर्ति का जो शैडो रहता है ना, काइंड ऑफ वैसा, बट वो गोल्डनिश पिंक कलर की शैडो में था। कोई डार्क शेड वाला शैडो नहीं था। तो वो वाला स्वरूप दिखा, तो चेहरा या कोई चीज नहीं दिखाई दी, बस एक शेप रहता ना, वैसा वाला फील हुआ। जी सर। राइट। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ हाईलाइट है वो क्या है कि मैंने कोई भी बीज मंत्र नहीं बोला, केवल ये थॉट बोला
कि मैं शिव जी को अपने स्वादिष्ठान चक्र में देखता हूँ, तो वहां पे शिव पार्वती हैं। मैं अपने मणिपुर चक्र में ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को देखता हूँ, और मैं पूरे शरीर को लक्ष्मी और विष्णु रूप में बटा हुआ देखता हूँ। तो जब मैं केवल इस तरह से देखता हूँ कि मैं उस पूरे डोमेन का पार्ट हूँ, तो मेरे एनर्जी लेवल चेंज होते हैं। तो ध्यान जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के जैसा है कि आप इस पार्ट को ध्यान करते करते उसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख समझ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना था। तो ये आप तीनों ही जने उस वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं, विच प्रूव्स कि हाँ भाई ये थॉट इट्स